दोस्तों, दीपक द्विवेदी का आप सभी को नमस्कार। आज हम ब्लिट्स इंडिया के इस खास कार्यक्रम में हम आपको टीबी महामारी के लक्षण और उसके प्रभावी उपचार के बारे में एम्स के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ और प्रोफेसर रहे डॉक्टर जी.सी. खिलनानी की सलाह और राय से आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर खिलनानी इस समय PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन हैं। डॉक्टर खिलनानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के मेंबर होने के साथ ये IIT, WHO समेत दुनिया के अनेक देशों के स्वास्थ्य संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है कि दुनिया में हर रोज़ 4,400 लोगों की मौत टीबी के कारण हो रही है। टीबी की बीमारी जीवाणुओं के संक्रमण यानी फैलने से होती है। डॉक्टर्स की जानकारी के मुताबिक टीबी की 80% बीमारी लंग्स में होती है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में दुनिया में 16 लाख लोगों की मौत टीबी से हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 2 अरब लोग निष्क्रिय टीबी नामक बीमारी से पीड़ित हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी और सतर्कता के लिए बेहद ज़रूरी है कि टीबी की बीमारी के 2020 में 16,28,000 मामले सामने आए, 2021 में 19,33,000 मामले, 2022 में 24,22,000 मामले और 2023 में 25,37,000 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों में टीबी की बीमारी ज़्यादा हुई है। टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार और WHO दोनों ने ही जबरदस्त बीड़ा उठा रखा है। भारत सरकार ने देश से टीबी खत्म करने का अपना टारगेट 2025 रखा है। वहीं दूसरी ओर WHO ने सारी दुनिया से टीबी को खत्म करने की अपनी अंतिम समय सीमा 2030 तय की है। आइए अब हम आपको राजधानी दिल्ली में टीबी के मशहूर डॉक्टर जी.सी. खिलनानी जी से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है ब्लिट्स इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। आपका 4 दशकों का एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग ये आपके माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, आम नागरिक को, कि टीबी एक अहम समस्या है। तो टीबी के बारे में आपका डॉक्टर साहब आम देश के नागरिक के लिए क्या उसके बारे में, उसकी शुरुआत, उसकी पहचान, उसके लक्षण के बारे में कहाँ से आप शुरू करें? तो दीपक जी, टीबी का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्फेक्शंस की बात करें तो ये प्रथम नंबर का बीमारी है जिससे कि डेथ रेट नंबर 1। दूसरा ये है कि दुनिया की बात करें तो 25% दुनिया के लोग के अंदर टीबी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टीबी की बीमारी है, टीबी के कीटाणु उनके अंदर घर कर चुके हैं। और बात करें भारत की तो 40% जो एडल्ट्स हैं उनमें टीबी का संक्रमण हो चुका है, हालांकि बीमारी नहीं है। लेकिन अगर करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है इस बीमारी से, जिसका हमारे पास इलाज मौजूद है, मुफ्त डायग्नोसिस भी मौजूद है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ इशू है। 1948 से पहले कोई दवाई नहीं थी हमारे पास, और 1882 में रॉबर्ट कॉक ने ये दुनिया को बता दिया था कि ये एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी करता है।
70 साल तक सैनिटोरियम में लोग जाते थे, उनको जिसको टीबी हो गई, बीमारी डायग्नोज हो रही थी, दवा कोई नहीं थी। तो उसमें ये हुआ कि 100 लोगों को टीबी हुई, उनको सैनिटोरियम में भेज दिया, उसमें से 70 की अगले 10 साल में डेथ हो जाती थी। लेकिन 1948 के बाद जब स्ट्रेप्टोमाइसिन आई और दवाएं आई, आज हम उस स्टेज पे हैं कि हमारे पास टीबी का डायग्नोसिस के लिए सब फैसिलिटी मौजूद है। ट्रीटमेंट जो 2 साल का 18 महीने का होता था वो 6 महीने में हो जाता था। लेकिन डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि जिस वजह से इतनी सारी मौतें जो है ना हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक गरीब आदमी की बीमारी रह गई है। आपको भी ज्ञान होगा आपके मित्रों में, रिलेटिव में, कि ऊंचे से ऊंचे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटा, उनको भी ये ट्यूबरक्लोसिस हो रही है क्योंकि ये कम्युनिटी में है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है कि इसके बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। तो मैं जैसे जैसे आप प्रश्न पूछेंगे मैं उसका आगे उत्तर दूंगा। टीबी का, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसको गरीब लोगों की बीमारी और गांव की बीमारी कहा जा सकता है, जिसके पास खाने के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, पोषण अच्छा नहीं हुआ। तो टीबी का मुख्य लक्षण क्या है? जी, तो पहले तो ये समझना है कि टीबी क्या होती है। ये इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, मतलब कि जैसे वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं कि आदमी सांस लेता है, खांसी होती है, छींकता है, तो वो अगर उसके लंग्स में टीबी है तो वो उसको फैलाएगा। उसके कई मिलियन बैक्टीरिया एक सांस में खांसी के साथ और सांस के साथ निकलते हैं। तो जब वो घूमता है, लिफ्ट में भी जाएगा, बस में जाएगा, मेट्रो में जाएगा, स्कूल में जाएगा, क्लास में जाएगा, तो उसको फैलाता है। तो टीबी बेसिकली लंग्स के ज़रिए अंदर जाती है और फैलती है, और उसके बाद लंग्स से पार होके वो शरीर के किसी भी हिस्से में जाती है। तो टीबी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो लंग की टीबी और दूसरा लंग के बाहर की टीबी, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और बालों को और नाखून को छोड़ दें जो कि नॉन लिविंग होते हैं, शरीर के हर हिस्से में टीबी हो सकती है। ब्रेन में होती है, आँखों में होती है, स्किन में होती है, मुंह में होती है, लिम्फ नोड्स में होती है, हार्ट में होती है, और उसके अलावा इंटेस्टाइन्स में होती है, और जो किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हड्डियों में, हर किसी जगह की भी टीबी हो सकती है। तो 80% टीबी तो लंग्स की होती है, और 20% टीबी जिसको हम टेक्निकली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फेफड़े की टीबी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आदमी फैला सकता है, उसका इलाज होने के बाद वो फैलाना बंद कर देता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है उसका डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल होता है, और उसका ट्रीटमेंट भी कई बार हमें लंबे समय तक करना पड़ता है। तो आपने पूछा कि लक्षण क्या होते हैं, टीबी को पहचाना कैसे जाए। तो टीबी को पहचानने के लिए लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट होता है खांसी, लंबे समय तक चलने वाली खांसी। आपने पढ़ा होगा, दीवारों पे लिखा होता है, पहले कहा जाता था कि आपके पास 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो अपना टीबी टेस्ट कराओ, अब वो 2 हफ्ते कर दिया गया है। उसके अलावा बुखार होना, ख़ास करके शाम को, रात को पसीने आना, भूख का कम लग जाना, और वज़न कम हो जाना, और एक जनरल कमज़ोरी होना, और खांसी में खून ना आना, और छाती में दर्द होना। ये इसके मुख्य लक्षण हैं जो लंग की टीबी होती है, जो कि 80% होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगी वो, उसमें कुछ लक्षण तो सादा वही कॉमन होते हैं, जिसको कहना चाहिए कि बुखार हो गया, वज़न कम होना, थकावट होना, पसीने आना रात को, ये तो अलग बात है। बाकी जो लक्षण होते हैं वो उस पर निर्धारित करता है कि आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। अगर ब्रेन अफेक्टेड होगा तो सिर में दर्द होगा, जैसे मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, कुछ लकवा भी हो सकता है, और पेट में होगा तो उसको
लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आंतें में बंद भी हो जाती हैं। तो अगर लिम्फ नोड होते हैं तो गर्दन में अक्सर स्वेलिंग होती है, और वो लिम्फ नोड्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सबसे कॉमन होती है। और कई बार इसका डायग्नोसिस करने में डिफ़िकल्टी भी होती है, क्योंकि ये यूजुअली इनके सिम्टम्स जो है ना वो पकड़ने में समय लगता है। तो डॉक्टर साहब, जो आम आदमी है गांव का, अगर उसको उसमें एक भी लक्षण इस तरीके का दिख रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर उसको खांसी है, लंबे समय तक चल रही है, बलगम निकल रहा है, खून आ रहा है खांसी में, ज़रूरी नहीं है खून का आना, या छाती में तनाव होता है जो कि साधारण इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो उसके बाद जिम्मेदारी उसके डॉक्टर की ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, क्योंकि वो डॉक्टर को बताएगा कि मैं, तो मतलब ये है कि ये इन सिम्टम्स को वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका ज़रूर जाके। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत के आज की तारीख में हर कोने में, चाहे वो पहाड़ों पे चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर टीबी के टेस्ट की मुफ्त सुविधा उपलब्ध ना हो, और इलाज भी मुफ्त मौजूद है। तो जिसको ये इस तरह के लक्षण हैं वो अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, तो उसमें वो बलगम की जांच करते हैं बेसिकली, और एक्सरे जहाँ सुविधा होती है एक्सरे करते हैं। तो बलगम एक तो उसी समय ले लेते हैं, और दूसरा उनको एक डिबिया देते हैं कि कल सुबह का बलगम लेके आओ, 2 बलगम टेस्ट करते हैं। और ज़्यादातर सेंटर्स पे ऐसी सुविधा मौजूद है कि 2 घंटे में पता लग जाता कि टीबी है या टीबी नहीं है। टीबी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी बहुत कारण होते हैं खांसी के। आज आप दिल्ली में बात करें, अगर आप कहेंगे कि 2 हफ्ते से खांसी है तो वो टीबी है, तो फिर तो बहुत लोग हैं आजकल जिनको मौसम की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, वायरल की वजह से खांसी हो रही है। लेकिन सस्पेक्ट करना ज़रूरी है, सस्पेक्ट करेंगे तभी पकड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसा भी होता है कि टीबी का मरीज़ महीनों सालों तक खांसता रहता है, वज़न कभी घटता है कभी बढ़ता है, और वो फिर टीबी को फैलाता रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये टीबी की जांच के लिए बलगम से ही उसकी जांच हो पाती है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है? नहीं, फेफड़े का जो टीबी होती है वो बलगम की जांच से आती है, एक्सरे से भी अंदाज़ा लगता है, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है वो बलगम से ही आता है। लेकिन जब किसी को बलगम नहीं भी आता, सबको ऐसा नहीं है कि बलगम आता है, तो फिर हम उसको एक तो बलगम निकालने के लिए कहते हैं, कोई स्टीम वगैरह दे के, नेबुलाइजेशन करके भी, लेकिन हम ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में वो जैसे एंडोस्कोपी में पेट में नलकी डालते हैं, ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग नलकी डालते हैं फेफड़े में, और फिर वहाँ से फ्लूइड लेके, या उसको ब्रोंकोलर लवाज कहते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में फिर हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। जैसे लिम्फ नोड होती है तो उसमें सुई डाल के, या लिवर होता है तो लिवर की बायोप्सी, इंटेस्टाइन होता है तो इंटेस्टाइन की बायोप्सी, ब्रेन में टीबी होती है तो पीठ से पानी निकाल के उसको सेरिब्रोस्पाइनल। इसका मतलब डॉक्टर साहब वो कि ये इस तरीके की सुविधा छोटे शहरों में होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब हर आज जो हमारी व्यवस्था है उसमें हर बीमारी का इलाज छोटी जगहों पे तो नहीं होता, तो ये जहाँ वहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने और उसको हायर सेंटर पे भेजा जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे टीबी की कोई स्टेजेस है कि अगर हमने एक स्टेज पर हमने नज़रअंदाज किया, 10 दिन नज़रअंदाज किया, तो कोई इसकी स्टेजेस हैं कि अगर ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो ज़्यादा गंभीर रूप धारण करेगी? नहीं, तो जब मैं कहता हूँ कि आज भी भारत में 2.2 लाख डेथ हो रही है, और दुनिया की बात करें तो 16 लाख डेथ अभी भी हो रही है टीबी की वजह से। वो इसलिए हो रही हैं ज़्यादातर कि डायग्नोज नहीं होता, एडवांस स्टेज पहुंच जाती है। और लंग की टीबी की बात करें तो अगर उसका इलाज नहीं करते हैं तो वो लंग में फैलते फैलते वो लंग को फाइब्रोस कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लंग का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को, और कई बार ये खून के ज़रिए, ब्लड वेसल के ज़रिए पूरे शरीर में भी फैल जाती है, उसको हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो इस वजह से डेथ्स भी होती हैं।
और डेथ ज़्यादा इसलिए होती हैं, दो वजह से होती हैं। एक तो ये है कि टीबी का टाइम से इलाज नहीं हुआ, डायग्नोज नहीं हुआ या प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। दूसरा जो चीज़ है जो आपने कभी नाम सुना होगा, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसको एमडीआर टीबी कहते हैं। वो एक टीबी का ऐसा रूप होता है जिसमें इलाज के बावजूद भी कुछ लोग बच नहीं पाते। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप तो स्टेज ऐसे जैसे कैंसर की स्टेज होती है 1 2 3 4, टीबी की ऐसे स्टेज नहीं होती। टीबी की मतलब एडवांस टीबी कह लो या ख़राब टीबी कह लो, उसमें डिपेंड करता है कि लंग का कितना हिस्सा इन्वॉल्व है, उसी से उसका अंदाज़ा होता है। तो डॉक्टर साहब, टीबी कोई इस विषय पर आधारित नहीं कि आपका शरीर कमज़ोर है या कोई आपका खान पान है तो वो बैक्टीरिया इस तरीके के उसके अंदर पहुंच जाएंगे जीवाणु। उसकी क्या उसकी स्थिति है कि किन लोगों को वो ज़्यादा टीबी असर करती है? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत रेलेवेंट भी है। ये ठीक है कि टीबी सबको होती है, लेकिन किसको ज़्यादा होती है? एक तो जिसका नरिशमेंट पुअर हो, जैसे जो जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, प्रोटीन्स कम होते हैं, उनको ज़्यादा होती है। जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम होती है, अब जैसे एड्स या HIV जो होता है उनको बहुत ज़्यादा होती है, या जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा होती है, या और कोई बीमारी होती है जिसमें उनकी इम्यूनिटी, डायबिटीज़ में भी ज़्यादा होती है। एयर पोल्यूशन से भी जो है ना ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ये कोरियन स्टडी से ज्ञात हुआ है। जहाँ जहाँ भी ओवर क्राउडिंग और पुअरली वेंटिलेटेड घर होते हैं, वहाँ टीबी के फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ जहाँ भी सूरज की रोशनी कम होती है जिन घरों में, वहाँ भी टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसमें भी टीबी ज़्यादा होती है। लेकिन जब किसी भी कम्युनिटी में टीबी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जैसे कि भारत उसका एक हिस्सा है, क्योंकि मैंने बताया कि 40% एडल्ट्स में टीबी के कीटाणु होते हैं, तो फिर वो जो आदमी को टीबी होती है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो घूमता तो कम्युनिटी में है ना, कहीं वो नौकरी करता होगा, कहीं वो काम करता होगा, तो फिर वो औरों को भी फैलती है। तो डॉक्टर साहब, आपका जो अभी आपने जानकारी दी उसके हिसाब से लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार टीबी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए? ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये अगर पता लगे कि आपका कोई ऑफिस में काम करने वाले जिनके साथ आपका उठना बैठना है, या कोई परिवार का सदस्य, उसको अगर फेफड़े की टीबी हुई है तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए। सारी दुनिया को 140 करोड़ लोग हर साल अपना टीबी टेस्ट कराएं, उसके क्योंकि जो जनरल जो हॉस्पिटल में और सब टेस्ट की प्रक्रिया है जी, उसमें हमको लगता है कि शायद टीबी का टेस्ट शामिल नहीं किया जाता है। नहीं, टीबी की टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि टीबी का कोई ऐसा एक टेस्ट नहीं है। अब जिसको खांसी नहीं है तो उसका क्या टेस्ट करेंगे आप? बलगम का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, या सबका एक्सरे करने लग जाएं, तो वो उसकी इस समय आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसकी है कि अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं, कि जिसको भी खांसी है, बलगम में हल्का सा बुखार रहता है, वज़न गिर रहा है, ट्रीटमेंट नॉर्मल दवाई लेने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप फिर टेस्ट कराएं। लेकिन जो आपने डॉक्टर साहब ये इतनी गंभीर बीमारी के बारे में बता रहे हैं, जैसे एक धारणा थी कि विटामिन डी सिर्फ सूरज की रोशनी से मिलती है, लेकिन लोग विटामिन डी को इग्नोर करते थे। अब ये पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ज़्यादातर बीमारियां विटामिन डी की वजह से हो रही हैं, उसकी डिफिशियंसी की वजह से। और डॉक्टरों का एक वर्ग ये कह रहा है कि सूर्य की रोशनी का विटामिन डी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आपको अलग से सप्लीमेंट्स मेडिसिन लेनी पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल मैं इसको रिफ्यूट करूँगा, बिल्कुल गलत है। जो विटामिन डी बनता है वो सूरज की रोशनी से मिलता है, ख़ास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि वेजिटेरियन खाने में विटामिन डी नहीं के बराबर होता है। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन मीट वगैरह खाते हैं उसमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन
ये तो धारणा है, ये गलत है। हाँ, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जो कि भारत में बहुत प्रचलित है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक टीबी का सवाल है, विटामिन डी एक फैक्टर है। जो मेन फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो है मेल न्यूट्रिशन, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स, ओवर क्राउडिंग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, तो टीबी जो एक तो फेफड़े की टीबी 80% हिंदुस्तान में आपने बताया कि और सारी सारी दुनिया में, हाँ। लेकिन जो अन्य टीबी के लक्षण हैं, जो अन्य वैरायटी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस है, वो डॉक्टर साहब कौन कौन सी हैं? नहीं, मैंने बताया था लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, जो गांठें होती हैं गर्दन में, हमारे सारे शरीर में लिम्फ नोड होते हैं, पेट में भी होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में भी होते हैं, और ऐसा कोई अंग नहीं होता जहाँ पर लिम्फ नोड्स नहीं हो। तो लिम्फ नोड की टीबी सबसे कॉमन होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में। उसके अलावा जो लंग्स की कवरिंग होती है जिसको प्लूरा कहते हैं, उसमें पानी भर जाना, ये उसका सबसे कॉमन कॉज टीबी ही होता है। उसके बाद आँखों की भी टीबी होती है, आँखों में भी टीबी होती है, और स्किन की टीबी भी काफ़ी कॉमन होती है। वो हमें पता है, आपको मतलब आपने किसी को नहीं देखा होगा। बोन्स की टीबी, स्पाइन की टीबी बहुत कॉमन होती है जिसको पॉट स्पाइन कहा जाता है, और इंटेस्टाइन, लिवर और आंतों की वो टीबी। और जैसे लेडीज़ की बात करें तो जो इनफर्टिलिटी होती है, आपने देखा होगा आजकल IVF के बड़े सेंटर खुलते हैं। इनफर्टिलिटी का इंडिया में टीबी एक विशेष कारण है, क्योंकि वो जो उनकी जो ट्यूब्स होती हैं जहाँ से फर्टिलिटी का जो प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाती है टीबी की वजह से। तो इस तरह से मैं वो कहूँ कि लिम्फ नोड सबसे कॉमन होता है, प्लूरल इफ्यूजन सेकंड कॉमन होता है, उसके बाद बाकी हर तरह की टीबी जो होती है। अच्छा सब, क्या कोई इस तरीके की भी स्टडी सामने आई है कि महिलाओं और पुरुषों में और बच्चों में किसमें टीबी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? महिलाओं और पुरुषों में बराबर होती है, बच्चों में ज़्यादा उसके चांसेस रहते हैं। और जो बहुत एल्डरली होते हैं, जो आपने पूछा ना किस में ज़्यादा होती है, जो 70 साल के होते हैं, 80 साल के होते हैं, वो इम्यूनिटी नेचुरल कोर्स में कम होती जाती है, तो उसमें भी ज़्यादा होती है।